नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की मौत से जुड़ी खबर से, जिस मामले में रायगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा के तहत ईसीएल फाइनेंस कंपनी और एडलवाइज ग्रुप के पदाधिकारियों सहित 5 आरोपी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही विधानसभा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच की बात कही थी। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अपनी मेहनत और काबिलियत से शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अपने जीवन का अंत कुछ इस तरह करेंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। यही वजह है कि नितिन देसाई की खुदकुशी का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजा और अब रायगढ़ पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। रायगढ़ पुलिस के मुताबिक नितिन देसाई की पत्नी नेहा की शिकायत पर ईसीएल फाइनेंस कंपनी, एडलवाइज ग्रुप के अफसरों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नी ने अपनी शिकायत में कंपनी के अफसरों पर लोन के लिए बार बार विवाद कर मानसिक परेशानी पहुंचाने का आरोप लगाया है और लिखा है कि इसी वजह से मानसिक परेशानी के कारण उनके पति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके पहले गुरुवार को यह मामला विधानसभा में भी उठा था। बीजेपी विधायक आशीष सिलार ने देसाई को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले कारणों की भी जाँच कराने की मांग की थी। जो कंपनी काम कर रही थी वो एडलवाइज, उसके प्रमुख रशेश शाह, एडलवाइज के एआरसी, इन्होंने कैसा काम किया इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे पास और 2 ऐसे प्रकरणों के बारे में जानकारी है जहां एडलवाइज का कार्य पद्धति, काम करने का तरीका, कर्जा देना, कर्जा खरीदना और उसके ऊपर बाद में दबाव डालना, इसके ऊपर सवालिया निशान है। और इसके लिए मैंने सदन में मांग की कि सिर्फ अननेचुरल डेथ इतनी इंक्वायरी नितिन चंद्रकांत देसाई के केस में न हो, उसके साथ साथ ये रशेश शाह, एडलवाइज और उनकी एआरसी, इनकी भूमिका कानून के ऊपर थी क्या, इसकी भी इंक्वायरी हो। विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्ज देने वाली कंपनी की भूमिका की जांच करने की घोषणा की थी। कुठेही जाणीवपूर्वक वेगळ्या पद्धतीनं एआरसीच्या माध्यमातून एआरसी की तरफ से उनका स्टूडियो कब्जे में लेने के लिए किसी और तरीके से उन पर दबाव डालने की कोशिश करी गई क्या? कोई और तरीके से उन पर जबरदस्ती की गई या फिर नियम के बाहर इंटरेस्ट लगाकर उन्हें उसमें फंसाने की कोशिश की गई? इन सब की जांच सरकार करेगी। त्याच्यामध्ये त्यांना फसवण्याचा प्रयत्न झाला का, या सगळ्या गोष्टीची चौकशी निश्चितपणे सरकार करेल। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने कर्जत में अपने सपनों के एनडी स्टूडियो के लिए 180 करोड़ रुपए कर्ज लिए थे, जो बढ़कर 252 करोड़ रुपए हो गया है, जिसे चुकाने का दबाव वो सहन नहीं कर पाए। इस बीच एडलवाइज एआरसी ने बयान जारी कर बताया है कि मामले में एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने 25 जुलाई 2023 को अपने फैसले में नितिन देसाई की कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एनडी आर्ट ने इसके खिलाफ दिल्ली में एनसीएलटी की प्रधान पीठ में अपील की थी, जिसे पीठ ने 1 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया था। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और जांच में सहयोग करने का दावा भी किया गया है। नितिन देसाई के ऊपर कर्ज बढ़ने की एक वजह बॉलीवुड का काम नहीं मिलना भी बताया जा रहा है। तो क्या इसके लिए किसी का दबाव था? पुलिस के हाथ 11 ऑडियो क्लिप भी लगी हैं, जिन्हें नितिन देसाई ने खुदकुशी के पहले रिकॉर्ड किया था। पुलिस के मुताबिक नितिन देसाई ने उनमें कुछ ऐसे नाम लिए हैं जिनसे वो परेशान चल रहे थे, इसलिए पुलिस ने उस ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच के लिए उसे एफएसएल भेज दिया है। मुंबई से अपने सहयोगी सोहित मिश्रा और कैमरामैन राजन दयालकर और संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नूह में शोभा यात्रा के बाद जो हिंसा भड़की, अब हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। जुमे की नमाज के दिन भीड़ ज्यादा इकट्ठा ना हो, इसकी वजह से फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में ज्यादातर मस्जिदें बंद रही। कुछ जो खुली रही वहां पर कम नमाजी ही नजर आए। दूसरी ओर पुलिस की बात करें तो वो दंगा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें लिखने वालों के खिलाफ एक्शन में है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दंगा प्रभावित नूह के तावड़ू की हैं, जहां प्रशासन के बुलडोजरों ने भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ 250 झुग्गियों को तोड़कर कबाड़ बना दिया। इन झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो वहां रेडी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रशासन का दावा है कि जिनकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं, उनमें से कुछ नूह हिंसा में शामिल थे और ये झुग्गियां गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनाई गईं। लेकिन मुसलमानों की झुग्गियों पर चले बुलडोजर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं।
जो भी इसमें देखा जा रहा है कि इलीगल एनक्रोचर्स हैं, वहां से कुछ इनपुट्स ये मिले हैं कि भाई जो लोग आते हैं मिसक्रेंट्स उस साइड से आए हैं और उसको एनोनिमिटी के लिए यूज किया है, तो उन लोगों को भी वहां से हटा के हम लोगों ने हटाने का काम किया है। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया में अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने वालों पर भी शिकंजा कसा है। और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। भड़काऊ बयान देने वाले बिट्टू बजरंगी के खिलाफ भी धार्मिक भावना आहत करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कहीं कुछ संभावना भी लगती है या कोई मिसक्रेंट इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ शरारत करने की कर रहा है, तो वहां भी फोर्स भेज के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जा रही है। शुक्रवार को जुमे के बावजूद गुरुग्राम और नूह की मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। गुरुग्राम की सभी बड़ी मस्जिदें बंद रहीं और मस्जिदों के इमामों ने लोगों से घर पर ही नमाज पढ़ने की अपील की और इस अपील का जमीन पर जबरदस्त असर भी दिखा। हम अपने लोगों से अपील की है कि क्योंकि गुड़गांव के अंदर धारा 144 लगी हुई है और उसका उल्लंघन ना हो, कहीं भी नमाज पढ़ते हुए आते ज़्यादा 2, 4, 5 आदमी दिखाई ना दे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि कल को गुड़गांव का माहौल ख़राब करें, आते जाते आपको टोकें, तो इसलिए बाहर निकलने की एहतियात बरतें। पिछले 2 दिनों से गुरुग्राम या नूह में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी मुस्लिम मोहल्लों में सन्नाटा पसरा है। लोग घरों में ताला लगाकर अपने गांव या रिश्तेदारों के यहाँ निकल गए। बाजारों में जहां मुसलमानों के होटल या ढाबे हैं, उन पर भी ताले लटके हुए। खास तौर पर जूस की दुकानों से, टायर के मार्केट से, होटलों में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी भी गुरुग्राम छोड़कर चले गए और हिंदू दुकानदार जो दुकान खोल रहे हैं, उन्होंने भी डर से ऐसे पोस्टर अपने दुकानों में चिपका दिए हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू कर्मचारी काम करते हैं। हम इस वक्त गुरुग्राम में हैं। ये पुराना गुरुग्राम है और यहाँ पर 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ। जो आसपास आप दुकानें देख रहे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है, ये दुकानें अल्पसंख्यक समुदाय की हैं जो कि 31 जुलाई के बाद से ही अपनी दुकानों में शटर गिराकर, ताले डालकर यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ज़्यादातर का ये कहना है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। माहौल ख़राब है क्योंकि गुरुग्राम में हमने देखा, चाहे वो बादशाहपुर हो या सेक्टर 70 या 57, वहाँ पर कुछ आगजनी की घटनाएं, रेहड़ी पटरियों को तोड़ने की घटनाएं, टायर की दुकानें जलाने की घटनाएं, पंक्चर की दुकानें जलाने की घटनाएं और जो होटल हैं वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद से ही तुरंत इन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर ली हैं और ये दुकानें नहीं खुली हैं पिछले 4 से 5 दिन, और कितने दिन नहीं खुलेंगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये हिंसा होती है तो कभी दंगाई नहीं फंसते हैं आम लोग, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है उस इलाके की अर्थव्यवस्था। तो ये दुकानें बंद हैं तो समझिए कि गुरुग्राम की अर्थव्यवस्था पर, गुरुग्राम की इकॉनमी पर, गुरुग्राम के ब्रांड पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी इसके पास होने को लेकर संदेह नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के इस कदम से पहले से भी कम अधिकारी दिल्ली सरकार के पास रह जाएंगे। शरद शर्मा की रिपोर्टिंग है। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार की जगह दोबारा से केंद्र सरकार को देने वाला बिल गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। सोमवार को यह बिल राज्यसभा में आएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है वो राज्यसभा में पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में यह बिल पास ना हो इसके लिए ही केजरीवाल ने पिछले 2 महीनों में देश भर के नेताओं से मिलकर समर्थन जुटाया है। अभी तो राज्यसभा में बिल आना बाकी है। राज्यसभा में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जनता के सामने एक एक पॉइंट को स्पष्ट रूप से रखेंगे कि क्यों ये बिल देश के खिलाफ है और क्यों ये राजनीति से प्रेरित है जो भारतीय जनता पार्टी इस बिल को ला रही है। लेकिन राज्यसभा में भी बिल पास होने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वहां भी सरकार के पास बहुमत है। इस बात का एहसास आम आदमी पार्टी को भी है, इसलिए बिल
राज्यसभा में पास होने के बाद आम आदमी पार्टी का आगे का प्लान कुछ ऐसा हो सकता है। अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान चुनी हुई सरकार के कहने पर काम नहीं होगा तो कोर्ट के सामने रखेंगे। जनता के बीच ये मुद्दे ले जाएंगे कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़े चुनावी वादे पूरे करके अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे भले ही दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, बट चूंकि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड है तो उनके पास भी काइंड ऑफ पावर होना चाहिए। सो ऐसा हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिल करके डिसाइड करे, बट सम काइंड ऑफ होना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी। ऐसा ना हो कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पावर ही खत्म हो जाए। इसमें दिल्ली सरकार की पावर कम करने की तो बात है ही नहीं। कुछ चीज़ें तो केंद्र सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए, अदरवाइज जो बहुत सारी चीज़ें मनमानी होनी शुरू हो जाती है। मेरे हिसाब से दोनों ही बातें अच्छी भी है और बुरा भी है। अच्छा, क्या अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा यही है कि जो केंद्र सरकार है वो बहुत सारे काम दिल्ली सरकार की वजह से नहीं कर पाती थी। हाँ। तो शायद वो अब कर पाएगी। अच्छा, हाँ। और बुरा क्या है? बुरा यह है कि जो केजरीवाल सरकार है उनकी जो क्या नाम पावर है वो कम हो गई है। हाँ। तो नेचुरल सी बात है, उन्हें झटका तो लगेगा ही ना इस चीज़ के लिए। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार तो दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार के पास 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भी नहीं थे, लेकिन अध्यादेश और बिल आने के बाद दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी कमीशन, बोर्ड और कमेटी में नियुक्ति के अधिकार भी चुनी हुई सरकार के हाथ से ले लिए गए हैं और इसीलिए लगातार ये चर्चा चल रही है कि इतने कम अधिकार के साथ कैसे काम करेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां एक हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट टूटने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। लिफ्ट क्यों टूटी और लोग क्यों अभी खौफ में हैं, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नोएडा में सेक्टर 137 की लिफ्ट टूटने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। गुरुवार शाम 4 बजे सुशीला नाम की बुजुर्ग महिला 8वें फ्लोर से लिफ्ट में सवार हुई। उनको दूसरी मंजिल पर उतरना था, लेकिन एकाएक लिफ्ट के तार टूट गए और लिफ्ट सीधे बेसमेंट पहुंच गई। दुखद पहलू यह है कि उस लिफ्ट में 1 घंटे तक वो फंसी रही, यानी उस लिफ्ट में थीं, लेकिन उसके बावजूद उनको निकाला नहीं जा सका। हम ये जानना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि फायर सेफ्टी से लेकर लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए जब इस सोसाइटी के लोगों से 3 से 5 हजार रुपए महीना तक वसूला जा रहा है, तब कैसे इतना जानलेवा हादसा हुआ। 4:30 अराउंड इतनी तेज, मतलब जैसे कि कुछ फट गया हो ऐसी आवाज आई है। मतलब लिटरली लगा कि कुछ हुआ है, समथिंग रॉन्ग। गार्ड को फोन करके बोला, उसने बोला कुछ नहीं हुआ है। उसके अराउंड 15 मिनट बाद हम लोग नीचे गए, तब पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है। देन गार्ड को बोला आप जाके देखो नीचे क्या हुआ है, एंड ही सेड कोई नहीं था, उसके अंदर कोई नहीं था। उस स्टूपिडिटी की वजह से वो उस लेडी की जान गई है। और ये काम है मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस की जो है 30 तारीख को वो खत्म हो चुकी है। पहले हर हफ्ते चेक होता था, अब यहाँ चेकिंग बंद कर दी है पूरी तरीके से। आप देखिए स्टूडियो अपार्टमेंट की एक लिफ्ट कम से कम 25 दिन से खराब है, उसमें कम से कम 700 लोग रहते हैं और वो इतनी भीड़ भर भर के जाती है। हमारे साथ भी होता है, हम भीड़ में भर भर के जाते हैं और कभी हादसा भीड़ के साथ में हो जाता, तो सब का नुकसान होता है। 25 मंजिला इस सोसाइटी के लिफ्ट के हादसे से लोग गुस्से में हैं। गुरुवार देर रात को सोसाइटी के लोगों ने अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को घेर कर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पहुंचकर मामले को संभाला। लोगों का आरोप था कि 3 दिन पहले ही सोसाइटी के रखरखाव की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी को दिया गया है, जो ठीक से काम नहीं कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। समय सीमा होनी चाहिए कि अगर लिफ्ट खराब होती है, कोई फंसता है या किसी वजह से भी वो काम नहीं कर रही है, तो कितने टाइम में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बड़ा फॉल्ट हो या छोटा फॉल्ट हो, कैटेगराइज किया जा सकता है। पता नहीं क्या मजबूरियां हैं सरकार की, ऑफिशियल्स की, लिफ्ट एक्ट आ नहीं पा रहा है। बट हमारे लिए ये जीने और मरने का सवाल है, ये आना ही चाहिए। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली एनसीआर की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में प्राधिकरण को तुरंत सेफ्टी से जुड़े पहलुओं के ऑडिट करने की मांग अब जोर पकड़ रही है, वरना लोगों से रखरखाव के नाम पर भारी भरकम पैसा वसूलने के बावजूद इस तरह के हादसे होते रहेंगे। नोएडा से राकेश कुमार सिंह और वेदांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, दिखाएंगे आपको तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब अगली खबर पुणे से, जहां के एक नामी कॉलेज के प्रोफेसर को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पहले वीडियो वायरल हुआ, फिर प्रदर्शन हुआ और फिर उन्हें निलंबन के बाद गिरफ्तार किया गया। इतने सारे हमारे भगवान हैं जिसके कारण ये नौबत आ गई। इस वायरल वीडियो ने पुणे में हंगामा खड़ा कर दिया। पुणे में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एक नामी कॉलेज के शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। शिक्षक अशोक ढोले का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक छात्र ने कक्षा के दौरान ये वीडियो बनाया था। वैसे भगवान क्या है, एक ही है, लेकिन हमने उसको बहुत बनाया है अपने अपने तरीके से। इसके लिए हिंदू संगठनों ने एक एप्लीकेशन दाखिल किया था झोनवंत सर के पास, डीसीपी गिल साहब के पास। वहां से वो मेरे को इंक्वायरी के लिए आया और तुरंत कार्रवाई करने के लिए बोल गया था। उसकी इंक्वायरी खत्म होने के बाद मेरे को समझ में आया कि इसमें 295A मीन्स दो धर्मों में छेद उत्पन्न करना या तेढ़ निर्माण करना, ऐसा वक्तव्य जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें अपने को दिखाई देता है। तो उस कलम से हमने गुना दाखिल किया है, आरोपी के ताबे में लिया है और कल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। एबीवीपी के सदस्यों ने भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और उमस भरे मौसम से दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली। शुक्रवार को तेज बारिश हुई, कई इलाकों से झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई है, आपको दिखाते हैं।